ओके जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पे है और इस बार हम डेंगू फीवर को जो है वो अ, इसमें डिस्कस करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। देयर आर लॉट ऑफ न्यू पीपल, मे बी दे डोंट नो मी। आई एम नूर नईम, currently working as a consultant clinical dietitian and nutritionist. Um, it's mostly online, but I also have experience in public and private sectors all over in two major cities of Pakistan. And also I look at patients from all over Pakistan online as well. This is the outline of the presentation. This is in no way, shape, or form any lecture. कोई भी formal lecture नहीं है. I am one of you guys, and you are free to ask your questions, share your concerns at the end of the session. और मैं होप करती हूँ कि आप जो है वो ये lecture enjoy करेंगे, which is not a lecture, it's just a session for your knowledge. So this is the layout. हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक जनरल जो है वो इंट्रोडक्शन होगा, जो कि डेंगू फीवर होता क्या है और किस तरह से स्प्रेड होता है। सेकेंडली इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे मैंने कहा, और आप इस ट्रांसमिशन को रोक कैसे सकते हैं, बिकॉज जितनी भी स्प्रेड होने वाली या स्पोरेडिक डिजीजेस होती हैं उन्हें प्रिवेंशन करने का सबसे जो यूजफुल तरीका वो यही होता है कि जिस चीज़ की वजह से या जिस चीज़ के थ्रू वो स्प्रेड कर रहा है, हमें उस साइकिल को, उस चेन को ब्रेक करना पड़ता है। सो वी गोइंग टू लर्न दैट एज वेल। थर्ड जो है वो कुछ जनरल न्यूट्रिशन गाइडलाइंस हैं, आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हो खाने के थ्रू, न्यूट्रिशन किस तरह से इस चीज़ में हेल्प करती है, मैं आपको वो बताऊंगी। एंड लास्ट जो है वो थोड़े से हम क्यूरेटिव अप्रोचेस जो हैं वो आपको बताएंगे कि बेसिकली एज ए डाइटिशियन मेरा क्या रोल होगा, अगर मेरे पास कोई डेंगू फीवर का पेशेंट है तो मैं उसकी कैसे केयर करूंगी। सो जो डेंगू फीवर है दैट इज बेसिकली अ वायरल डिजीज, यानी उस चीज का कॉज जो है वो वायरस है। नाउ दिस वायरस इज ऑफ 4 टाइप्स, 1, 2, 3 एंड 4 उन्होंने टाइप्स के जो हैं वो डिस्कवरी की अकॉर्डिंग्स में नाम रखे हुए हैं। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज के जो है ये वैसे तो मॉस्कीटो जो है उसकी एक ब्रीड है जिससे ये स्प्रेड होता है, लेकिन असल में जो इसका कॉज है वो वायरस होता है। और चूंकि ये 4 तरह का वायरस है और आप जानते हैं कि किसी भी वायरल डिजीज की इम्यूनिटी तब पैदा होती है जब वो एक दफा आपको डिजीज हो जाती है, उसके बाद दोबारा वो आपके अंदर उसकी इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, बॉडी के अंदर उसकी कुव्वत मुदाफियत पैदा हो जाती है, जिससे फिर वो नहीं होती। बट चूंकि इस डिजीज के 4 वेरिएंट्स हैं, जिस तरह के आज कल कोविड के वेरिएंट्स आ रहे हैं उसी तरह इसके 4 मेन कॉमन वेरिएंट्स हैं। और इस वजह से डेंगू एक इंसान को जो है वो पूरे लाइफ टाइम में 4 दफा हो सकता है, ठीक है, बिकॉज वंस यू गेट अ डिजीज उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसी तरह जो है वो ये भी नहीं हो सकता कि आपको एक तरह का डेंगू हुआ है और आपकी बाकी वेरिएंट से भी इम्यूनिटी बढ़ गई है, ऐसे नहीं होता। सो यू आर प्रोन टू गेट डेंगू 4 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। सो इसके लिए इसकी प्रिवेंशन, इससे एहतियात करना जरूरी है। अगर आप पहले एक दफा बीमार हो भी चुके हैं उसके बावजूद भी आपका जो है वो अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। सो दिस इन्फेक्शन एज आई सेड ये स्प्रेडेबल है, लेकिन ये इस तरह से स्प्रेड नहीं होता कि आप किसी से हाथ मिला रहे हो डेंगू के पेशेंट से, किसी के साथ बैठे हुए सांस ले रहे हो तो डेंगू स्प्रेड हो गया, नहीं। हर इन्फेक्शियस डिजीज के कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। ये सिर्फ तभी ट्रांसफर होगा कि जब कोई ऐसा शख्स जिसमें ऑलरेडी ये वायरस मौजूद था उसे जो है वो मॉस्किटो ने काटा और आपको फिर उस मॉस्किटो ने जो है वो बाइट किया, देन दैट इज द ओनली वे यू आर गोइंग टू गेट दैट वायरस। या फिर अगर आप उसके ब्लड के कांटेक्ट में आए हो तो दिस इज लाइक अ मस्कीटो स्प्रेड वायरस, राइट। सो ये नहीं है कि आप उसके करीब बैठे हो या उसकी यूज की हुई चीजें यूज कर रहे हो तो आपको वायरस हो जाएगा, ठीक है, या ये इन्फेक्शन हो जाएगा। सो
मैंने जैसे बताया कि ये इम्यूनिटी किस तरह से इसकी होती है कि अगर आपको जिस वेरिएंट का हो जाएगा उसकी इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी बॉडी में। सो ये जो इन्फेक्शन है बेसिकली ये आपको किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है। मस्कीटो ने आपको जो है वो बाइट किया और आपको विद इन लाइक 3 to लेट्स से 3 to 4 days में जो है वो आपके इसके सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर होने शुरू हो जाते हैं। और जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है, यानी समटाइम्स कुछ लोगों में क्या होता है कि उसको जब वायरस ट्रांसमिट हो जाता है बॉडी में, उसके बाद वो अपने आप को फौरन शो नहीं करता, ठीक है। आप कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद बीमार होते हो, वो जो बीच में साइलेंट पीरियड है हम उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और ये बहुत सारी मतलब वायरस कॉज डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं जिनमें इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है, जिसमें आपको लगता है आप बिल्कुल ठीक हो, कोई सिम्टम नहीं आ रहे, लेकिन बाद में वो जो बीमारी होती है वो अपने आप को जाहिर कर देती है। नाउ व्हाई इज डेंगू इज अ कंसर्न? डेंगू एक क्यों कंसर्न है? क्योंकि इसकी पास्ट में भी 20th सेंचुरी में भी 19th सेंचुरी में भी जो है वो एपिडेमिक के तौर पे डेंगू फैल चुका है, ठीक है। और ये पहले अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ था और ये मोर देन 100 कंट्रीज में जो है वो अब कंसर्न का बायस है, ठीक है। बिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग इफेक्टेड, या वो इस खतरे में है कि उन्हें डेंगू हो जाए। सो दैट इज व्हाई इट इज अ ग्लोबल कंसर्न, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई एक ऐसा सीजन जरूर आता है जिसमें डेंगू का आउटब्रेक होता है, बट इट्स ऑल्सो अ कंसर्न इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो इसमें कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं? वो ये होता है कि आपके बहुत ज्यादा सर में शदीद दर्द होता है, आपको जो है वो आंखों के नीचे या आंखों के पीछे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा, जैसे इंसान थक जाता है तो आंखों में दर्द होता है, बिल्कुल वैसा पेन होता है। और मसल एक होता है, आपके जोड़े दर्द करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो स्किन पे रैश होना, या जहाँ पे बाइट मार्क्स हैं वहां पे डेफिनेटली वहां पे इचिंग होना, स्क्रैचिंग होना, ये कॉमन जो है वो सिम्टम्स हैं। नाउ व्हाट हैपेंस कि आप इसको ट्रीट ना करो या इसे इग्नोर कर दो, ठीक है। तब क्या होता है, तब इसकी सिचुएशन मजीद खराब हो जाती है। और इसकी एक टर्म है जिसे हम कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ठीक है। मुश्किल सा नाम है लेकिन सिंपली सेइंग ये एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप डेंगू फीवर को शुरू में ही ट्रीट करने के लिए जो है वो स्टार्ट नहीं करते हो, ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हो या डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, तो ये चीज जो है वो आपको आगे जाकर और मसले क्रिएट कर सकती है। इसमें ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपका मसल जो है या जॉइंट पेन और मजीद ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा देर तक अगर बॉडी बुखार में रहे तो बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ इफ इट्स लेफ्ट अनट्रीटेड। सो मैंने आपको जैसे पहले बताया, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेरी सिंपल। अगर पहले से कोई एक ऐसा इंसान जिसमें डेंगू वायरस मौजूद है, उसे जो है वो ये मॉस्किटो जो है वो काट ले, ठीक है, या बाइट कर ले, तो वो जो वायरस है वो उस जो है मॉस्किटो में आ जाता है, ठीक है। इसका नाम है एडिस मॉस्किटो, यानी कि ये एक ब्रीड है। बहुत सारी मॉस्किटोज की टाइप्स या स्पीसीज होती हैं लेट्स से, और ये एक ब्रीड है एडिस मॉस्किटो। उसकी फीमेल जो है वो जब इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग पे फीड करती है तो उसके अंदर वायरस आ जाता है। अब जब क्या होता है कि वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो हो गई, उसमें पहले नहीं था, उसने किसी ऐसे इंसान को काटा जिसमें था, वायरस आया और उसने क्या किया, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दोबारा से बाइट किया, तो वो इन्फेक्शन उसके अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने डबल एरो क्यों लगाया है, 2 वे एरो इसलिए लगाया है क्योंकि ये साइकिल चलता जाता है। जैसे जैसे वो इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग्स को काटती जाएगी, उतनी ज्यादा इन्फेक्शियस ह्यूमन बींग्स की तादाद बढ़ती जाएगी, और ज्यादा मजीद अनइन्फेक्टेड मॉस्किटोज जो है वो दोबारा से जो है वो डिजीज वाले इंसान को काटेंगे और दोबारा से मजीद स्प्रेड होता जाएगा। 3 चीजें इसके लिए होनी जरूरी हैं: लोगों की तादाद होना, वायरस का मौजूद होना, और वेक्टर का मौजूद होना। वेक्टर क्या वर्ड होता है? वेक्टर वो होता है जिसके जरिए बीमारी फैलती है। सो हमारा वेक्टर इस केस में क्या है? एडीज मॉस्किटो। सो वेक्टर जो है वो हमारा एडीज मॉस्किटो है, वायरस जो है वो हमारा कॉजेटिव एजेंट है, और ह्यूमन बीइंग जो है वो उस चीज को रिसीव कर रहा है और उसमें डिजीज फैल रही है। अब यहाँ पे आप एक चीज सोच रहे होंगे कि ये जो पहले वाला ह्यूमन बीइंग साइकिल में नजर आ रहा है उसमें ये इन्फेक्शन कहाँ से आया होगा। कहा यह जाता है कि अफ्रीका से ये ओरिजिनेट हुआ था, और इसका ओरिजिन कहा जाता है कि मंकीज में था, यानी डेंगू जो वायरस था
वो पहले उसे रहने के लिए कोई ना कोई लिविंग होस्ट चाहिए होता है, तो इसका पहला लिविंग होस्ट जो है वो मंकीज होते थे। सो ओवर द टाइम तकरीबन जो है वो 800 के बाद से लेकर जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसने अपना होस्ट बदलना शुरू किया, तो ये मंकीज के साथ साथ ह्यूमन बींग्स में भी आना शुरू हो गया जैसे जैसे इंसान का इंटरेक्शन हुआ। तो ये पहले ह्यूमन बींग्स में नहीं होता था, पहले ये दूसरे जो है वो प्रिमिटिव मैमल्स में होता था, और इसके बाद ये ह्यूमन बींग्स में आया। सो दैट इज वाई के जो है वो ओवर टाइम हर थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं किसी भी मुल्क में या कॉन्टिनेंट में ये पेंडेमिक के तौर सॉरी एपिडेमिक के तौर पे फैलता जाता है। ठीक है, सो अभी इसे कंट्रोल करने का बेसिक तरीका यही है कि हम जो वेक्टर है उसे कंट्रोल करें, यानी जो मच्छर है उनकी पॉपुलेशन है उनकी कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है, वैक्सीनेशन इसकी जो है वो इस पर काम हो रहा है, बट एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया कि जो चीज मोड ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने से आपको ठीक कर सकती है वो कोई और चीज इतनी इफेक्टिव नहीं होती जब तक कि आपकी जो है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन थेरेपीज नहीं आ जाती हैं। ठीक है, सो न्यूट्रिशन गाइडलाइंस क्या है? अब बेसिकली हमारा मकसद क्या है, यहाँ पे मैं सिर्फ डेंगू की बात नहीं, यहाँ पे बाकी इन्फेक्शियस डिजीज या दूसरी नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीजेस हैं उनके लिए भी बात करूंगी। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है जिस तरह से वो आपको बचा सकती है, वो आपके लिए काम करती है, और फ्यूचर में अपनी बॉडी में ऐसे मेमोरी सेल्स बना लेती है कि अगर वही बीमारी दोबारा से आपकी बॉडी में आती है तो वो आपको इफेक्ट ना करे, परेशान ना करे दोबारा से। सो इसके लिए जरूरी है कि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी होना जरूरी है। आप डॉक्टर के पास तो चले जाओगे, आपके लिए बाहर से मेडिसिन भी हैं, इसके अलावा बाहर से और दूसरी चीजें भी हैं जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट में लेते हो। ठीक है, सर्जरी हो जाती है कुछ लोगों की, मतलब बाहर के मेडिकल ट्रीटमेंट्स तो हैं, लेकिन जब तक आप अपनी बॉडी को इस काबिल नहीं बनाओगे तो आपको हर बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, यानी जब तक आप पूरी तरह बीमार नहीं हो जाओगे तब तक आप उस चीज से नहीं बच सकते। यहाँ पे जो जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए मुझसे सब पूछते हैं कि कौन सी डाइट जो है वो रेकमेंड की जाती है, तो बेसिकली जो है अ डाइट विच इज रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन इम्यूनिटी, प्लस some other nutrient dense foods that contain phytochemicals। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी डाइट में जो है वो डेली भी इस्तेमाल करो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप बहुत सारी बीमारियों से अपनी इम्यूनिटी से ही लड़ लेते हो। आप क्यों हर वक्त बीमार नहीं रहते, क्यों आपको हर वक्त इन्फेक्शन नहीं रहता? हर छोटी छोटी चीज को अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में हैंडल करने के लिए इम्यूनिटी बनाई है आपकी। ठीक है, उस इम्यूनिटी को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ज्यादा आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होगी। इसमें बेसिकली जो है क्या होता है, ये आपको यहाँ लिखा हुआ, अब ये मैंने बहुत मुश्किल वर्ड इस्तेमाल तो नहीं किए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता रही हूँ। ये मैंने अपने उन स्टूडेंट्स के लिए लिखा है कि अक्सर जो है वो सेशन के बाद प्रेजेंटेशन मुझसे या ये जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं ये बच्चे जो है वो रिक्वायर करते हैं, तो मैंने उन बच्चों के लिए लिखा है। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इलिस्ट्रेशन से ही समझाऊं। सो बेसिकली व्हाट दिस लाइन इज सेइंग कि इम्यूनिटी बूस्टिंग जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो आपके जितने वाइट ब्लड सेल्स हैं बॉडी में उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपके इम्यूनिटी से रिलेटेड जितने सेल्स हैं, इसमें टी सेल आ जाते हैं, बी सेल आ जाते हैं, किलर सेल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, ये जितने भी मेरे साइंस के यहाँ पे खवातीन और हज़रात हैं उनको समझ आ रही होगी। सो बेसिकली ये उसको उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई एजेंट ऐसा आ भी जाता है तो बॉडी खुद उन्हें फाइट करने की ताकत रखती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट। अगर आप जो है वो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर बैलेंस नहीं होता, या एक न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा तादाद में लेते जा रहे हैं या बहुत ही कम किसी न्यूट्रिएंट को आपने स्किप कर दिया, तो दोनों चीजें आपके लिए नुकसानदेह हैं। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि बैलेंस डाइट होनी जरूरी है। यहाँ पे हमारे जितने भी क्लिनिकल डाइटिशियंस हैं उनका रोल आता है कि आपके डाइट तो कोई भी अपनी तरफ से सब अच्छी खाते हैं, कोई भी गलत या सही नहीं होता, बट एट द सेम टाइम
थोड़ा सा डाइटिशियन का रोल ये है कि वो आपको बैलेंस डाइट बताता है, बैलेंस क्रिएट करना बताता है। सो इसके अलावा ये है कि आपको पता होगा जैसे ही इंसान बीमार होता है या कोई ऐसी इम्यूनिटी पे, आपके इम्यून सिस्टम पे कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आती है ना, तो साथ ही आपकी एनर्जी नीड्स, आपकी न्यूट्रिएंट नीड्स बढ़ जाती हैं। वजह क्या है? क्योंकि ये बॉडी के नॉर्मल प्रोसेसेस से एक अलग प्रोसेस हो रहा है, जिसके लिए बॉडी को अपने आप को इमरजेंसी सिचुएशन या स्ट्रेस सिचुएशन से निकालने की जरूरत पड़ रही है। सो दिस इज द रीजन कि आपकी न्यूट्रिशन और आपकी एनर्जी नीड्स दोनों जो हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। इस जो है वो बीमारी के फेज में जरूरी है कि आप जो है वो अपनी फूड इनटेक को प्रॉपर रखें। इसके लिए बेहतर ये होता है कि हमें अक्सर बीमारी में बहुत सारे होता है, ऐसे मेरे साथ खुद होता है कि जब मैं बीमार होती हूँ या इफ आई फेस सम हेल्थ इशू, तो मेरी भूख खत्म हो जाती है, आपकी एपेटाइट लॉस हो जाती है। लेकिन उसके लिए हम ये अप्रोच करते हैं कि जो भी मैं डाइट प्लान देती हूँ पेशेंट को या रिकमेंड करती हूँ, तो उसमें ये होता है कि 6 to 8 मील्स बहुत थोड़ी थोड़ी तादाद में रेगुलर इंटरवल से थोड़ा थोड़ा खाना। उससे क्या होता है कि आपकी जो है वो डेफिनेटली आप इंसान अपनी भूख के अगेंस्ट, बहुत ऐसे होता है कि अगर भूख नहीं लग रही है तो आप अपनी अगेंस्ट नहीं जाओगे, आप भूखे रहोगे। लेकिन उसके बावजूद थोड़ी सी जबरदस्ती करनी पड़ती है। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेना बेहतर है एज कम्पेयर टू कि आप सारा दिन भूखे रहे हो, फिर आपने शाम को जी अम्मा ने डांटा है या अब्बा ने डांटा है या किसी ने घर वाले ने डांटा है तो उसके बाद आपने कुछ खाया है। सो बेहतर ये होता है कि फ्रीक्वेंट मील्स जो है वो आप लाइट स्नैक के फॉर्म में थोड़े थोड़े करके लेते रहो, जस्ट सो कि आपको किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना हो। ठीक। इसके लिए ये होता है कि अगर आपने कोई भी मील लेना है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर समवन हु इज इल, ये आप सबके लिए भी नॉर्मली भी यही कहा जाता है कि जब भी आपने कुछ खाना है या कोई भी मील लेना है, कोशिश करनी है उसके अंदर सारी चीजें हो, आपने हर चीज का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है। मुझे इस मामले में इंडियन क्यूजीन बहुत सही लगता है। क्यों? क्योंकि उनका एक थाल होता है और उसमें वो हर चीज का डिफरेंट पोर्शन बहुत थोड़ी तादाद में, लेकिन एट द सेम टाइम सारा कुछ लेते हैं। उनमें दालें होती हैं, सब्जी का सालन अलग होता है, रोटी अलग होती है, इसके अलावा उनका योगर्ट अलग होता है, डेयरी पोर्शन को वो नहीं भूलते, डिफरेंट तरह की चटनियां होती हैं। ठीक है। वो वाली अप्रोच अपनाओ। मुझे पर्सनली बहुत ये चीज अच्छी लगती है कि आपने अपनी एक प्लेट जो है उसको सजाने में या उसको अरेंज करने में हेल्प की है। हमेशा याद रखना, जितना आपके खाने की प्लेट में कलर होता है ना, उतनी ज्यादा उसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग फैक्टर्स होते हैं। अल्लाह ताला ने हर खाने का डिफरेंट रंग इसीलिए रखा है क्योंकि उसमें डिफरेंट क्वालिटीज हैं। अगर डिफरेंट क्वालिटीज ना रखनी होती तो फिर सारा खाना एक ही तरह का होता। सो हर खाना डिफरेंट इसी वजह से है, उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका अरोमा, हर चीज इसलिए डिफरेंट है कि आप खाएं। अल्लाह ताला ने सारी चीजें खाने के लिए बनाई हैं। कोई भी चीज स्किप नहीं करनी। एट द सेम टाइम जो है वो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप हर चीज का हेल्दियर वर्जन खाएं। अपने खाने में जो है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड करो, और वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेन पोर्शन खाने से पहले 10 मिनट पहले आप फ्रूट या वेजिटेबल का इंटेक कर लो, और उसके बाद जो है वो रोटी या चावल और उसके साथ कोई भी सालन हो, करी हो, आप वो ले। ये भी एक अप्रोच बहुत अच्छी है। और दूसरा ये कि अगर आप नहीं अलग अलग टाइम पे खा सकते तो आप एक प्लेट अपनी बनाएं, एटलीस्ट 3 मील आपने रोजाना के जरूर लेने हैं। ये मैं लीस्ट बता रही हूँ। और हम क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है, वी आर स्किपिंग ब्रेकफास्ट। दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बॉडी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, अपने दिन का आगाज न्यूट्रिएंट डेंस फूड से करना है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड से मेरी क्या मुराद है? ये नहीं है कि आप एक ग्लास जो है वो सुबह बाहर का कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक है या शुगरी ड्रिंक है, आपने वो भरा और आपने वो पी लिया। क्योंकि उससे एनर्जी आती है फौरन, उससे आपको एनर्जी तो मिल जाएगी लेकिन उसके अंदर ना मिनरल्स है ना वाइटामिन है। इससे अच्छा क्या होगा कि आप एक ग्लास कोई मिल्क शेक स्मूदी बना के या एक बोल आप जो है वो ग्रेनोला सैलेड बना के खा लो, आपको उससे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, आपकी भूख भी मिटेगी। ठीक है। एम्प्टी कैलोरीज नहीं लेनी है। ये आपको मैं कैलोरीज भी साथ में इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज द मोर एनर्जी यू हैव इन योर बॉडी, द मोर एक्टिव इज योर बॉडी, और आपकी बॉडी जितनी ज्यादा एक्टिव रहेगी उतनी ज्यादा बाहर की चीजों से फाइट करने की उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ती है। एक और चीज जो हम बहुत ज्यादा अवॉइड, अब ये आजकल के स्पेशली इस सीजन में कि जब डेंगू भी फैला हुआ है और मौसम भी ऐसा हो गया कि हमें खुद नहीं पता लगता कि हमने पानी पीना है। मेरे साथ, मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे साथ खुद आज ऐसे हुआ है कि मुझे सारा दिन काम करने के चक्कर में मैं सेशन की भी आप लोगों के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रही थी और मुझे बिल्कुल भूल गया था कि मैंने पानी पीना, और मेरी बॉडी ने मुझे बताया है कि मुझे पानी की जरूरत
है। सो जब आपकी बॉडी बताए उस चीज का इंतजार ना करो। ये मैं खुद भी एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है, लेकिन उस चीज का इंतजार ना करो कि आपकी बॉडी जो है वो कहीं पेन हो रहा है तो आपको समझ आएगी कि जी हमने पानी नहीं पिया या हमने प्रॉपर खाना नहीं खाया। यू हैव टू रिमेंबर दिस योरसेल्फ। और स्पेशली इस मौसम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप जो है वो अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना होने दें, क्योंकि जैसे ही डेंगू फीवर होता है ना, आपको बुखार चढ़ जाता है बहुत तेज, और साथ ही साथ जो है ना वो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। सो हम ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है वो उन्हें जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड देते हैं। हमें बाज़ दफा ओरली रिहाइड्रेशन सोल्यूशन भी देना पड़ता है। अगर वो पी नहीं सकता या अनकॉन्शियस है, फिर हमें उन्हें आईवीज लगानी पड़ती हैं। सो अगेन मैंने बताया जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इसमें नेमली विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन डी है। इसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, कुछ मिनरल्स हैं जिनमें जो है वो आयरन, कैल्शियम, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, ये सारे इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, ये सारे जो हैं वो आपको नेचर में मिलते हैं, खाने की चीजों में मिलते हैं, जिनमें वेजिटेबल्स आ गई, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, जिसमें आयरन वो रिच होती हैं आयरन में, ठीक है, फॉलिक एसिड में रिच होती हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स में सब कलर की वेजिटेबल्स है। दैट मीन्स कि जो आपके वेजिटेबल्स और आपके फ्रूट्स है ना, दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इम्यूनिटी बूस्टिंग फैक्टर्स। तो अपनी रोज की डाइट में दोपहर के वक्त अगर आप वेजिटेबल सैलेड या साथ में फ्रूट का एक पोर्शन या दो पोर्शन ऐड कर लोगे, आई गारंटी यू कि आपका बीमार होने की जो फ्रीक्वेंसी है आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी ठीक हो जाएगी। आप जो हर वक्त बीमार रहता है, मैं उसे हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि और कोई डाइट प्लान आपने मुझसे नहीं लेना, आप ना लो, लेकिन जस्ट ऐड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर डाइट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस भी एम्फेसाइज नहीं कर सकती। उसके लिए जो है वो वेजिटेबल्स बता दी आपको मैंने, फ्रूट्स बता दिए। इसके अलावा नट्स, नट्स बहुत अच्छे हैं, दे आर रिच इन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स दैट आर वेरी हेल्पफुल। कि आप जब भी आपकी बॉडी जो है वो सारा दिन काम करती है ना, तो बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स उनके अंदर पैदा होते हैं जिन्हें हम ऑक्सीडेटिव जो है वो, जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो अपनी बॉडी से नेचुरली उन चीजों को बाहर निकालने का तरीका ये है कि आप ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का इंटेक करें। इसके अलावा होल ग्रेन, मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगी, होल ग्रेन एंड होल फ्रूट। एक जूस का ग्लास फ्रेश, चाहे फ्रेश जूस हो, चाहे आपने खुद निकाला है, उससे बेहतर यह है कि आप वो एप्पल वैसे खा लें। फ्रूट का, वेजिटेबल का और ग्रेन का, यानी जो अनाज होता है, उन तीनों की अगर आप होल फॉर्म खाएंगे, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। हर चीज को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लो। पैकेट और लिक्विड से जितना दूर रह सकते हो ना उतना रहो। ये आपकी हेल्थ के लिए एक ऐसी प्रो टिप है कि बहुत सारी आगे जाके जो है वो हमारी ओल्ड एज में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दैट इज द बेस्ट अप्रोच टू कीप योर इम्यूनिटी एट इट्स बेस्ट मैक्सिमम लेवल। सो ये सारे जो जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर रखते हैं, स्लो डाउन नहीं होने देते। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी का जो फंक्शन है ना उसको ठीक रखते हैं, ठीक है। मैंने आपको मिनरल्स जो हैं वो मेंशन किए हैं, जिसमें जिंक आ जाता है, सेलेनियम, आयरन, कॉपर आ जाता है। फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? फाइटोकेमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी आप ले लो, जैसे टोमेटो हो गया, यानी टमाटर, उसमें लाइकोपीन होता है जिसकी वजह से उसे रेड कलर मिलता है। बट एट द सेम टाइम जब आप टमाटर का इंटेक करते हो अपने खाने में, लाइकोपीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ लाइक इम्यूनिटी फंक्शंस इन योर बॉडी। इसी तरह जो है वो गार्लिक में भी बहुत सारे होते हैं, अनियन में होते हैं, इसके अलावा जिंजर में बहुत सारे जो हैं वो फाइटोकेमिकल्स होते हैं। बेसिकली फाइटोकेमिकल्स आर केमिकल्स दैट आर बेनिफिशियल टू योर बॉडी, और वो आपको प्लांट से मिलते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हमारी बॉडी में वेजिटेबल का पोर्शन जाना बहुत जरूरी है, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, ठीक है। यहाँ पे ये आपको मैंने जो है वो थोड़ा सा इसका रोल डिस्क्राइब किया है। अब थोड़ी सी क्यूरेटिव अप्रोच और मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें कुछ चीजें पॉइंट आउट करनी जरूरी हैं। मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ, फिर वही मसला हुआ जो लास्ट 2 सेशंस में हुआ था। लेट मी नो आपको जब शो होती है स्क्रीन। ऑलराइट, कैन यू सी? Yes, ma'am. ऑलराइट,
ठीक, सो इट्स ऑलमोस्ट ओवर। जितने भी लोग जो है वो, मैं खुद भी मैच छोड़ के आप लोग के लिए आई हूँ, तो आई एम सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम, बट इट्स ऑलमोस्ट ओवर। ओके, सो सबसे पहली चीज है इसमें कि हम ना बहुत सारे कंटेनर्स हैं जिन्हें हम ना खुला छोड़ देते हैं, स्पेशली इन द किचन या आउटसाइड ऑफ द हाउस। हमें ये नोटिस करते हैं और वहां पे जो है वो बहुत सारी ब्रीडिंग जगह मिल जाती है ऐसे ही इन्फेक्शंस के लिए। वहाँ कीड़े मकोड़े या ये स्पेशली जो है वो मस्कीटो जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो पैदा होते हैं, और जब आप वेक्टर क्रिएट कर रहे हो ना, ऑटोमेटिकली उसे कहीं ना कहीं से वायरस मिल जाएगा और वो स्प्रेड करेगा। सो फ्लावर पॉट्स हो गए, इसके अलावा खुले हुए किचन के अंदर खाने की चीजों के जो जार होते हैं वो, इसके अलावा बाहर मौजूद टायर्स, इसके अलावा जो है वो दूसरे वाटर स्टोरेज टैंक्स हो गए, आपकी जो घर पे ऊपर स्टोरेज रेजरवायर्स होते हैं वो हो गए, और जिसमें केमिकल्स जो है वो डले हुए होते हैं, वो वाले ड्रम्स हो गए। इस तरह की चीजों को जो है वो सबसे पहले खत्म करें, उनको कवर करके रखें। और इसमें मैटर नहीं करता कि पानी कौन सा जमा हो रहा है, रेन वाटर भी, गंदा पानी भी, साफ पानी भी, पानी कहीं भी किसी तरह का भी जमा होगा वो वहां पे वेक्टर क्रिएट करेगा, यानी मस्कीटोस क्रिएट करेगा। एक और चीज जो कि आपको मैंने पहले भी बताई है, पानी जितना हो सकते हैं वो पिए, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। हमें अपना वाटर इनटेक जो है वो नहीं भूलना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरेटिव अप्रोच है। जो डेंगू का पेशेंट होता है हम उसे भी सबसे पहले यही ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ भी और देने से पहले हम उसका फ्लूइड इम्बैलेंस या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाएं जिसमें न्यूट्रिएंट की मिकदार ज्यादा हो और वो कैलोरीज में लो हो। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि आप सुबह नाश्ता कर रहे हो तो आपने, जैसे अगर एक यहाँ पे पंजाब में बहुत ज्यादा मशहूर नाश्ता है जो आप सुबह के वक्त करते हैं, नान और चने, या नान और जो लैम चॉप्स होते हैं या पाए होते हैं। ठीक है, अब वो आपने खा लिया, या उसकी जगह आपने एक पूरा बोल भर के ग्रानोला का खा लिया, जिसमें सीरियल भी है, जिसमें दूध भी आ जाता है, फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसमें नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स किस में ज्यादा होंगे और कैलोरीज किस में ज्यादा होंगी, ये मुझे, मैं डाइटिशियन हूँ, ये आपको आम लोगों को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद समझ आ रही है कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है। सो इसके अलावा ये कि आपने अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक का बहुत ध्यान रखना है। जब आप प्रॉपर खाना नहीं खाते ना तो उसे आप कहते हो हंगर, लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा होगा मिनरल्स की मैं बात कर रही हूँ ना, इनकी कमी अगर बॉडी में हो जाए ना, ये तब तक पता नहीं चलती जब तक बात बहुत आगे पहुंच चुकी होती है। इस वजह से हम मिनरल डेफिशिएंसी को अक्सर हिडन हंगर भी अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। सो हिडन हंगर आपने नहीं होने देना। ठीक, सो ओके, देन लास्ट, सप्लीमेंट्स। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आपकी कमी को पूरा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई चीज स्किप कर दी है वो मुकम्मल तौर पे उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। अगेन मैं पहले भी इस पे सेशन कर चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नोट बताना चाहूंगी कि नोट करें कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इज समथिंग दैट कंपनसेट्स बट इट डज नॉट रिप्लेस। तो ये कभी भी नहीं सोचना, बट एट द सेम टाइम आप डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से जो है वो पूछ कर अपनी डाइट में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर डोज में खाने से आपकी बॉडी में जो है वो, अगर किसी चीज की कमी है तो वो पूरी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है